हूँ आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। तो आज हम जो कवर करेंगे वो करेंगे विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान कि भारत के संविधान बनाने के लिए किन किन देशों के संविधानों को पढ़ा गया और किस किस देश से हमने कौन कौन से प्रोविजन लिए हैं। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है, तो ये उसके कुछ चंद पॉइंट है, तो ध्यान रख लेना। तो मेन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ठीक है, मान लो 100% कॉन्स्टिट्यूशन है तो 100% में से 60% जो हमारा मेन पार्ट लिया गया वो कहाँ से लिया हमने, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बाकी जो 40% है वो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे अधिक प्रभाव किस एक्ट का पड़ा है, तो सीधा आंसर लगेगा आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लगेगा। क्लियर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है, सबसे पहला तो हमने लिया है संघीय तंत्र। मतलब संघीय तंत्र का मतलब क्या, फेडरेशन सिस्टम। ठीक है, फेडरेशन सिस्टम क्या था, कल बताया था मैंने कि सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मल परिस्थितियों में यहाँ केंद्र के पास भी शक्तियां रहेगी और राज्यों के पास भी शक्तियां रहेगी, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में हम क्या हो जाएंगे, हम यूनियन हो जाएंगे, हम यूनिटरी हो जाएंगे। मतलब केंद्र राज्यों से सारी पावर छीन के किसके पास चली जाएगी, केंद्र के पास चली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा न्यायपालिका की संरचना, जो आपको जुडिशियल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये भी हमने किस एक्ट से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसके अलावा आपातकाल के उपबंध, ध्यान रख लेना, इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि जो मैं आप लोगों को जर्मनी के बारे में बताऊंगा, तो जर्मनी से भी हमने क्या लिया है, थोड़ा सा आपातकाल के प्रोविजन लिए गए हैं। ठीक है, तो वहीं पर उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, इसके अलावा आता है राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर की राज्यों में जो राज्यपाल होगा वो किसका एजेंट होगा, केंद्र सरकार का होगा। तो ऐसा जो है कहाँ लिखा गया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और उसी चीज को हम आज तक क्या करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आता है हमारे पास यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पहले इसका नाम कुछ और होगा था, पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था नाम। ठीक है, फिर इसका जब हम आज़ाद हो गए, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तब हमने इसका नाम क्या कर दिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके अलावा प्रशासनिक विवरण, जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा सारे का सारा, वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी सारा का सारा किससे आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आएगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये चंद पॉइंट है, याद रखना कि मेन जो इंपैक्ट पड़ता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, किस एक्ट का या किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो मेनली ध्यान रखना किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास संसदीय लोकतंत्र का आधार। ठीक है, पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी का हम बोलते हैं, रोना रोते हैं बार बार हर बार, तो वो कहाँ से लिया है हमने, दरअसल में वो लिया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो भारत के शासन प्रणाली का हृदय, हार्ट, संसदीय प्रणाली किससे प्रेरित है, वो ब्रिटेन से प्रेरित है। कल हमने पढ़ लिया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसी की बात कर रहा है ये। ठीक है, इसमें हम एक स्थिर और जवाबदेह सरकार का ढांचा प्रदान किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगी, एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी और साथ में क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, वो भी हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो देखिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देखो कितनी चीजें ली है। सबसे पहले लिया है संसदीय शासन, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। ठीक है, इसके अलावा आता है विधि का शासन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, कि देश जो है किसके दम पे चलेगा, वो कानून के दम पे ही चलेगा। बस ये भी चीज कहाँ से ली है हमने, ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर कानून कैसे बनेंगे कैसे नहीं। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कि बिल कौन लाएगा, कैसे लाएगा, कौन सा बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा किस बिल को अधिकतम कितने समय तक अपने पास रख सकती है, प्रेसिडेंट किस बिल पर हाँ करेगा, वीटो लगाएगा, सब वो सारे का सारा लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर होगा वो भी हमने किस देश से बोरो किया है, मतलब अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया फिर हमने उसको। ठीक है, तो कहाँ से लिया है, वो ब्रिटेन से। इसके अलावा एकल नागरिकता, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा आता है हमारे पास मंत्रिमंडल प्रणाली। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कंसेप्ट है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ध्यान रख लेना, देश मतलब देखो जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो इस 543 सारे के सारे ये क्या है, एमपी है। और अगर किसी को सरकार बनानी है तो उसको कितनी सीटें चाहिए, 273। तो मान लीजिए वर्तमान में गवर्नमेंट के पास 280 सीटें हैं, तो ये 280 एमपी हैं किसके, पर्टिकुलर बीजेपी के। अब ये क्या सारे के सारे कार्य करेंगे, मतलब सारे के सारे क्या है, मंत्री बन जाएंगे, नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि लोकसभा का सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट, 15% ही व्यक्ति क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और इन मंत्रियों को ही बोला जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो कंसेप्ट हमने लिया है ये कहाँ से लिया है, ये भी ब्रिटेन से, और इसी कंसेप्ट को बोला जाता है मंत्रिमंडल प्रणाली। ठीक है,
इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास परमाधिकार लेख, ठीक है, इसको बोला जाता है रिट, ठीक है, मैंडेमस, ठीक है, रिट वगैरह के कंसेप्ट आएंगे। जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, एक ऑर्डर जारी करती है, उसी ऑर्डर का नाम आता है रिट, ठीक है। रिट आम भाषा में अगर ऑर्डर बोल दो तो भी गलती नहीं है, लेकिन कानूनी किताब में अगर उसके लिए कुछ शब्द इस्तेमाल किया गया है तो वो कौन सा होगा, रिट। तो रिट भी होगी 5 तरह की, उस 5 तरह में से एक रिट का नाम है परमाधिकार लेख, ठीक है, मैंडेमस रिट। ये भी हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है। इसके अलावा आते हैं संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है, कि जो हमारे एमपी वगैरह होंगे, ठीक है, इनको क्या मिलेंगे, कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। जैसे अब इन्होंने मान लो कोई क्राइम कर दिया पद पे रहते हुए, तो इन्हें हम एकदम अरेस्ट नहीं कर सकते, हमें इन्हें थोड़ा सा क्या देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा, इनसे इस्तीफा लेना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ विशेषाधिकार हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्रोविजन है ये कहाँ से हैं, ब्रिटेन से। इसके अलावा आता है हमारे पास द्विसदनीय व्यवस्था, कि हमारे पास लोकसभा है, हमारे पास राज्यसभा है, इसको बोला जाता है बाई कैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था। इसका प्रावधान भी कहाँ से है, ब्रिटेन से, ठीक है। तो अपने लिए क्या करना, एक पेज लेना, ठीक है, इधर लिख लेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके पॉइंट, फिर इधर लिख लेना ब्रिटेन और इसके पॉइंट। अलग से सजाने मत बैठ जाना कि एक एक लिखूंगा, सजा के लिखूंगा, नहीं, छोटा छोटा लिखना, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द हम जो धीरे धीरे आगे आगे जाएंगे, एक एक शब्द एक्सप्लेन करते हुए चल तो रहा हूं मैं, लेकिन आगे जब जाएंगे तो और ज़्यादा डिटेल में इनको कवर करते चलेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए, उसके बाद बात करते हैं हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें बोरो की है, ठीक है। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले तो आते हैं हमारे पास क्या, मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो स्टार मार्क लगा लेना कि मौलिक अधिकार, ध्यान रख लेना हमने किस देश से बोरो किए हैं या किस देश से इसका प्रावधान हमने लिया है। तो कहाँ से लिया है, वो अमेरिका से लिया है। कल भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब हमने संविधान की विशेषता पढ़ी थी कि मौलिक अधिकार क्या है क्या नहीं है। अगर मौलिक अधिकारों को हम कॉन्स्टिट्यूशन से निकालते तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बच जाएगा, एक डेड बॉडी की तरह बच जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है वही क्या है, हमारे लिए मूल अधिकार है, ठीक है। मतलब ऐसे अधिकार हैं जो जनता से सामान्य परिस्थितियों में छीने नहीं जाएंगे, जनता उनको एंजॉय कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी होगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। किससे इंडिपेंडेंट होगी, लेजिस्लेचर से, ठीक है, लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर लेजिस्लेचर का व्यक्ति और एग्जीक्यूटिव का व्यक्ति कहाँ इंटरफेयर करने लग गया, जुडिशरी में इंटरफेयर करने लग गया, तो वो ऑटोमेटिक चीज क्या बन जाएगी मेरे लिए, वो राजतंत्र बन जाएगी। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आता है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए संसद ने कोई भी कानून बना दिया, अब ये कानून फेयर है या नहीं है, ये कानून सही है या नहीं है, तो इसकी जांच कौन करेगा, तो इसकी जो जांच करता है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट करते हैं या न्यायपालिका करे। और न्यायपालिका की इसी शक्ति को बोला जाता है क्या, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। तो ध्यान रख लेना कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून सही है या नहीं है, इसकी जांच करने की जो शक्ति होती है इसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। और यही वाला कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी कहाँ से लिया है हमने, तो ये आपका यूएसए से है, ठीक है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ठीक है। तो करंट में है, ठीक है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज थे, उनके घर में पैसा मिल गया था, ठीक है, तो उनसे जो है अब उसको हटाने की मांग चल रही थी, तो संसद में प्रस्ताव वगैरह लाया गया था, ठीक है। तो चर्चा में है वो, जिसके घर में आग लगी थी, फिर उसने स्टेटमेंट दी थी कि भाई आपके घर में इतना पैसा कहाँ से मिला है, तो उसने क्या बोला था कि मेरे घर के दरवाजे जो है खुले रहते हैं, पता नहीं कौन छोड़ गया होगा। सोच लो अब क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो सोच लो आप किस तरह के न्याय के हकदार होंगे इस देश में, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कैसे हटाया जाएगा कैसे नहीं, वो सारी की सारी हम प्रोसेस पढ़ेंगे डिटेल में जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना याद रख लेना कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर हटाना है तो उससे रिगार्डिंग जो प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि अगर राष्ट्रपति जो है संवैधानिक कर्तव्यों का अपने पालन नहीं कर रहा है तो उसे भी उसके पद से हटाया जा सकता है। और जिस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे उसी का नाम क्या आएगा, महाभियोग, जो लिखा जाएगा आर्टिकल 61 में। और ऐसा प्रोसीजर हमने कहाँ से फॉलो किया है, ये भी कहाँ से किया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बात कर लेते हैं कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो ध्यान रख लेना यहाँ पर ही किसकी बात कर रहे हैं, वो फेडरेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फेडरेशन की बात तो कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें जो पावरफुल होगा वो कौन होगा, केंद्र ही होगा। तो हमारे यहाँ पर भी पावरफुल कौन है, तो केंद्र ही है,
ठीक है, राज्यों के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। मोटे तौर पर देखा जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा सेपरेशन ऑफ पावर है कि ये भी कानून बना सकते हैं, ये भी कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा डिटेल में जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, जब डिटेल में आपको पता लगेगा नहीं भाई ज़्यादा पावर किसके पास रहती है, हमेशा केंद्र सरकार के पास ही रहती है। तो संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन संघीय व्यवस्था में हमारा जो झुकाव है वो किसकी तरफ ज़्यादा है, केंद्र सरकार की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया हमने, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसके अलावा होती है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब रेजिडूरी पावर। ठीक है, देखो अब 1950 में तो इंटरनेट था नहीं, 1950 ये तो 2000 के आसपास आया, 1999 के आसपास आया। तो अब देखो नई चीज़ आ गई ना, तो नई चीज़ आने जब आ गई है तो उसके लिए कानून बनाने पड़ेंगे। तो कानून बनाने की शक्ति, नए टॉपिकों पर कानून बनाने की शक्ति जो रहेगी वो किसके पास रहेगी, केंद्र सरकार के पास ही रहेगी। उसी को बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिडूरी पावर। ठीक है, तो देखो एक होती है हमारे पास संघ सूची जिस पर कानून सिर्फ कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। एक होती है राज्य सूची जिस पर कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार। एक होती है समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट, जिस पर कानून कौन बनाएंगे, दोनों। इसके अलावा तीसरी जो चौथी शक्तियां आती हैं उनको बोला जाता है अवशिष्ट सूची। मतलब कोई भी अगर नई चीज ईजाद हुई है इस दुनिया में तो उसके रिगार्डिंग इंडिया में, ठीक है, उससे संबंधित कानून कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। तो जैसे अब साइबर आ गया या इंटरनेट आ गया या फिर डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, तो ये सारे के सारे कानून दरअसल में कौन बनाती है, केंद्र सरकार ही बनाती है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, किसी और देश से। कहाँ से, यूएसए से। अब केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे जो प्रोविजन हैं, ठीक है, ये कहाँ से लिए हमने, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, इसके अलावा है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है कई मामलों में राष्ट्रपति को क्या दे सकती है, सलाह दे सकती है। ठीक है, कुछ मामलों में अगर राष्ट्रपति को लगता भी ऐसे कि मेरे को इस कानून की समझ नहीं है तो मैं परामर्श कर सकता हूं किसके साथ, जुडिशरी के साथ। तो ऐसा कहाँ लिखा गया है, मतलब ऐसा प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखिए आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से अगर याद रख सकते हो तो सबसे पहला पॉइंट ही याद रख लेना, कौन सा है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। कि राज्य को जब भी किसी पॉलिसी का निर्माण करना है तो उसके पास कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं, ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, उनको उन पॉलिसियों को हमेशा अपने माइंड में रखना ही रखना है। ठीक है, उसी को बोला जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, या फिर आम भाषा में बोलूं ये राज्य के क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी है। मतलब राज्य को ये परफॉर्म करनी है। राज्य इनको कब परफॉर्म करेगा, जब राज्य के पास स्वयं क्या होगा, पैसा होगा। ठीक है, ये। उसके अलावा देखते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव मतलब इलेक्शन जब लड़ा जाता है तो किस चुनावी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या है ये, क्या नहीं है, ये मैं तभी डिस्कस करूंगा जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा टफ होता है। टफ इन द सेंस कि हाँ आम लोगों के काम का नहीं है। ठीक है भाई, आम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें व्यक्ति का थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उसको वरीयता देनी आनी चाहिए किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कहाँ हम, पार्ट 5 में पढ़ेंगे। बताऊंगा मैं वहां पर आपको कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है, कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे किए जाते हैं, कैसे नहीं, तो ये सारे का सारा कहाँ से लिया हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर आयरलैंड से याद रखना है तो कम से कम ये दो, तो एक तो ये स्टार मार्क है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड लेवल एग्जाम नहीं है आप लोगों का। लेकिन अगर और एग्जाम होते तो मैं तो तीनों याद, कम से कम इतना तो याद रख लेना। क्लियर यहाँ तक। चलिए, उसके बाद देखिए फ्रांस से हमने क्या लिया है। ठीक है, तो फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक ढांचा, जो है रिपब्लिक स्ट्रक्चर, रिपब्लिकन स्ट्रक्चर। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्रात्मक ढांचा क्या होता है। तो हमने पढ़ा था गणतंत्र का मतलब क्या होगा, कि हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, इलेक्टेड होगा, और उसका पद हेरिडेटरी या फिर वंशानुगत नहीं होगा। तो यही वाला कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई है हमारे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है, इसमें 3 शब्द आएंगे। कौन कौन से, स्वतंत्रता बोले तो फ्रीडम, फिर बोलते हैं समता इक्वालिटी, और लास्ट वन आता है भाईचारा बंधुता। ये वाली चीज़ें भी कहाँ से है, कहाँ से प्रभावित है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित है। और यही चीज़ें हमने अपने प्रियम्बल में भी क्या की है, ऐड की है। क्लियर। इसके बाद आता है, अब देखो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके लिए फैक्ट हो गया कि बताइए जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है। तो कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है कि व्हाट इज वाइमर। तो वाइमर क्या है, ध्यान रख लेना, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को ही बोला जाता है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो अभी हमने जब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा था, तो वहां पर हमने आपातकाल देखा था कि आपातकाल के उपबंध। अब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन। मतलब आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकार सस्पेंड होंगे, तो कौन कौन से मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जाएंगे, तो उसके बारे में बात करता है। मतलब कौन सा प्रावधान है जो हमने जर्मनी से लिए। हुआ क्लियर ये वाला, दोनों के बीच में क्या अंतर है? ठीक है, तो यही एनालिसिस आप लोगों को भी अपने अंदर इंट्रोड्यूस करनी है कि मैंने वहाँ चीज़ पढ़ी है, वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, दोनों में अंतर देखना है बस, एक नहीं है, अलग अलग है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला आता है समवर्ती सूची, मतलब कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, कि ऐसी सूची होगी जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। इसके अलावा व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, और समागम की क्या है? स्वतंत्रता, कि आप जो है देश के भीतर जो है फ्रीली क्या कर सकते हो? ट्रेड वगैरह कर सकते हो। इसके जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिए? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग की बात हो रही है कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी कानून को लेकर डेडलॉक या फिर मतभेद पैदा हो जाएंगे, ठीक है, तो उस चीज़ को सुलझाने के लिए क्या बुलाई जाएगी? ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी। और जो ज्वाइंट सीटिंग होगी, इसके रूल रेगुलेशन कहाँ से हमने लिए हैं भाई? कहाँ से नहीं, तो वो सारे का सारा कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ या फिर आप रूस भी बोल सकते हो। तो रूस से हमने क्या क्या लिया है? तो यहाँ पर लिखा गया, सबसे पहला लिखा गया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये अब किसकी कर्तव्य हैं? ये नागरिकों के कर्तव्य। डीपीएसपी किसके थे? वो राज्य के कर्तव्य थे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को बचपन में सिखाया गया होगा, स्कूलों में सिखाया होगा क्या, कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, राष्ट्रीय गान बज रहा है तो खड़े हो जाना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं दिखे तो उसको मथे इन द सेंस कि हाँ उसको सुप्रीम रखना है। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी है। ठीक है, वैज्ञानिक टेम्परामेंट डेवलप करना, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको अपनाना है, थोड़ा तार्किक सोचना है, अंधविश्वास में विश्वास ही नहीं करना है। तो कुछ सारी की सारी चीजें ऐसी लिखी गई हैं। ठीक है, पढ़ेंगे हम इस चीज को कहाँ पर? पार्ट 4A में। ठीक है, आर्टिकल 51A में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सारे के सारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11 की 11 वो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावना में ध्यान रख लेना। अब हम न्याय की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे। जस्टिस कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन सा? सामाजिक होगा, आर्थिक होगा और राजनीतिक होगा। ठीक है, सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा और पॉलिटिकल जस्टिस की बात है। ये कहाँ से लिया है हमने? ठीक है, तो ये लिया है रशियन रेवोल्यूशन से। फ्रांस से कौन से लिया हमने? स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया और बंधुता हो गया। बस यही 2 चीजें हैं आपको जो कंफ्यूज करेंगी कि कौन सी चीज मैंने कहाँ से ली है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। संशोधन का मतलब क्या? किसी भी चीज को ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान से किसी भी चीज को हटा देना, या फिर किसी कानून की भाषा में क्या कर देना? परिवर्तन कर देना। तो ये जो आर्टिकल पढ़ते हैं हम, आर्टिकल आएगा 368, तो उसमें लिखा गया है बाकायदा। तो संविधान को संशोधन करने की जो प्रक्रिया है हमने किस देश से बोरो की है? तो वो की है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, की राज्यसभा के सदस्य जो आएंगे इनके लिए अब इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा है लास्ट वन, वो आएगा जापान। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, कि जब भी आपसे आपकी जिंदगी, आपकी लिबर्टी छीनी जाएगी तो मन माने तरीके से नहीं छीनी जाएगी, कानून में जैसा लिखा होगा कानून के अकॉर्डिंग छीनी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मन मर्जी पर क्या लगा रही है? मन मर्जी पर रोक लगाई जा रही है। ठीक है, किसी से किसी की स्वतंत्रता या किसी से किसी की लाइफ भी छीनेंगे ना, तो ध्यान रख लेना, मन मर्जी से नहीं। जैसे राजतंत्र में होता है, राजा का मन कर गया तो फांसी दे देगा, राजा का मन नहीं करा तो फांसी नहीं देगा। लेकिन ध्यान रख लेना, अगर आप दोषी हैं तो आपसे आपकी स्वतंत्रता या आपसे आपकी लाइफ छीनी जाएगी, अवश्य छीनी जाएगी। लेकिन कैसे? मन मर्जी से नहीं, कानून में जो लिखा, विधि का मतलब कानून। ठीक है, स्थापित, एस्टैब्लिश, प्रक्रिया, प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कि जो भी चीज होगी कानून में जैसे लिखी है उसको फॉलो करेंगे तब आपसे वो चीज छीनी जाएगी। तो मन मर्जी का राज नहीं है। क्लियर? तो ये आप सब पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके अपने आराम से इत्मीनान से देख सकते हैं कि किस देश से हमने क्या क्या चीजें ली गई है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।